नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। यूपी की अखिलेश सरकार पर एक और दाग लग गया। बदायूं के बाद अब बरेली में गैंगरेप की घटना सामने आई। वहीं आज देश में तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य का अस्तित्व सामने आया। बात याकूब मेनन की सजाए मौत की करे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब बात प्रदेश की करे तो झालावाड़ में 2 मासूमों के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं देश की सबसे बड़ी मार्बल मंडी में 11वें दिन में भी मजदूरों की हड़ताल जारी है और साथ ही करोड़ों का नुकसान भी जारी है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आज से गरुड़ की गर्जना सुनाई देने लगी, जहां भारत और फ्रांस का संयुक्त सेनाभ्यास चल रहा है। अब बात उन खबरों की जो इन सब खबरों पर भारी पड़ी। बात आज की खबर की। आज प्रदेश में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिंगस में जमकर लात घुसे चले, यानी हाय पानी। साथ ही बात करेंगे आखिर क्यों राज्य में तमाम दावों और वादों के बाद भी गांव का विकास नहीं हो पा रहा, यानी क्यों बार बार बेकार जाता है बजट। लेकिन पहले बात हाय पानी की। गर्मी आने के साथ ही पानी की कमी पर विरोध प्रदर्शन आम है, लेकिन यहां अहम सवाल यह है कि पानी आखिर गया कहां। पानी के हालात पर बात करें इससे पहले आइए जरा ये तस्वीर को समझते हैं, जो बयान करती है कि प्रदेश की दरअसल स्थिति कैसी है और ये ऐसी क्यों बन गई। जरा देखिए। प्रदेश के 240 ब्लॉकों में से 200 ब्लॉक में भूजल रितने के करीब पहुंच चुका है। इन ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया। राजस्थान के 2 दर्जन से ज्यादा शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां पर पानी 48 घंटे या फिर उससे ज्यादा वक्त के अंतराल में दिया जा रहा है। राजधानी में पोश इलाकों से लेकर कच्ची बस्तियां तक पानी को लेकर परेशान होने लगी है। कुछ साल पहले जयपुर को पानी पिलाने का सबसे बड़ा स्रोत रामगढ़ बांध हुआ करता था, लेकिन करीब 1 दशक से ये बांध पानी की कमी से रीता पड़ा है। बरसात की कमी और इस बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अंधाधुंध एनीकट बनने के कारण यहाँ पानी आना तकरीबन बंद हो गया है। रामगढ़ बांध की हालत और राजधानी की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने 1.5 दशक पहले टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जयपुर की प्यास बुझाने की योजना पर काम शुरू किया था। अकेले बीसलपुर बांध से जयपुर के अलावा अजमेर शहर, ब्यावर, किशनगढ़, टोडा रायसिंह, केकड़ी, दूदू, सांभर और फुलेरा कस्बों के अलावा अजमेर के बहुत से ग्रामीण इलाकों की प्यास भी बुझाई जा रही है। हाल में राजधानी को 1900 ट्यूबवेल से पानी दिया जा रहा है। साथ ही जयपुर में बड़ी संख्या में टैंकरों से पीने का पानी बांटा जा रहा है। पूरे राजस्थान के साथ ही जयपुर में भी पिछले 2 दशकों में भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया। इस अवधि में यहां जमीन के नीचे का पानी औसतन 40 मीटर तक नीचे चला गया। कुछ इलाकों में तो पानी 50 मीटर से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। राजधानी का 95% इलाका डार्क जोन में आ चुका है। ऐसे में राजधानी की प्यास बुझाने के लिए दूसरे विकल्पों पर तेजी से विचार किया जा रहा है। इसमें बीसलपुर की बांध के पेटों में ट्यूबवेल खोदने के अलावा चंबल का पानी जयपुर तक लाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। दरअसल ऐसा नहीं है कि ये डार्क जोन आज कल में ही बन गए हों, बल्कि ये तस्वीर तो लंबे वक्त से चली आ रही है और इसकी बड़ी वजह है पानी की बर्बादी जो हम और आप लगातार करते हैं। जरा देखिए। प्रदेश में पानी की बर्बादी अभी भी 56% से ज्यादा बनी हुई है। जोधपुर और कोटा में पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा है। जोधपुर और कोटा शहरों में 55 से 60% पानी बर्बाद हो जाता है। राजधानी जयपुर की हालत भी इनसे बेहतर नहीं। जयपुर में इस वक्त 40% पानी बर्बाद हो जाता है। जानकारों का कहना है कि जयपुर शहर में अगर पानी की छिजत को रोक लिया जाए तो शहर के किसी भी इलाके में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। जयपुर शहर में करीब 1500 लाख लीटर पानी हर दिन छिजत से बर्बाद हो जाता है। जलदाय विभाग अगर छिजत पर काबू पा लेता तो शहर में हर दिन करीब 700 लाख लीटर पानी बचाया जा सकता है। ये पानी संकट के वक्त जयपुर शहर की प्यास
बुझा सकता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर इलाके पानी के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। जहां संकट ज्यादा है उनमें जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी की बर्बादी सामने आती है और इसकी वजह से कई इलाके डार्क जोन में तब्दील हो चुके हैं। साथ के साथ किस तरीके से जमीन को रिचार्ज किया जाए, पानी को जो समस्या बनी हुई है उसको दूर किया जाए, इसके लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं। सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें इसके लिए की जा रही हैं। साथ के साथ कई समाज सेवी संगठन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो कि वाटरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे इस समस्या को दूर करने के लिए समाधान क्या हो सकता है? मुझे आपकी समस्या ठीक से सुनी नहीं अभी। दरअसल पानी की, राजस्थान में गर्मी के इस मौसम में जिस तरीके से पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, कुछ इलाके डार्क जोन में तब्दील हो चुके हैं। आपको खुद वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, हमारा जो बारिश के दिनों में जो पानी हमें मिलता है ना जी, वो ज्यादातर उसका एवोपरेशन होके उड़ जाता है। तो हमें वर्षा जल को ठीक से सहेजना और पानी का अनुशासित होकर उपयोग करना, ये दो काम राज और समाज को मिलके करना पड़ेगा जी। अभी ना समाज के अंदर वो पानी की चेतना है और ना राज इसकी चेतना बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो इस वक्त सबसे पहला काम होना चाहिए कि समाज के बीच जल संरक्षण की चेतना और उसका अनुशासित होकर उपयोग करने वाली समझ बढ़ाने के लिए जी। हमें एक विधिवत कार्यक्रम बनाना चाहिए और जो वर्षा जल राजस्थान में मिलता है उसको ठीक से सहेजने का काम हमें शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर सिर्फ जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर छीजत को ही रोक लिया जाए तो जयपुर के तमाम इलाके में पानी की सप्लाई की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसको रोकना लगभग नामुमकिन नजर आता है। आपके हिसाब से ये कमजोरी किसकी है? देखिए, ये जो छीजत है उसको यदि ठीक से रोकें तो ये छीजत रोकने का काम तो इंजीनियरों का है जी। इंजीनियर ठीक से उसकी प्लान करें, ठीक से उसका जहां छीजत हो रही है उसको रोकने के लिए काम करें, उसकी जरूरत है। और उस काम को इंजीनियरों को ठीक से करना चाहिए। क्या सरकार पानी के संरक्षण को लेकर असंवेदन नजर आती है और क्या नाकाम नजर आ रही है? मुझे लगता है कि सरकार को इस काम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये कहना कि नाकाम है या कामयाब है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट होगा। इसलिए मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को ये जो पानी की बर्बादी हो रही है, पानी में जो छीजत है, इसको समझ के इसको सहेजने का काम ठीक से करना चाहिए और समाज में पानी को अनुशासित होकर उपयोग करने का जो समाज का संस्कार है उसको बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम इसकी बर्बादी को रोकें और सरकार भी इसके लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। सरकार भी प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश कर रही है कि ये संकट और भी ज्यादा ना बढ़े और इससे निपटा जा सके। जरा देखिए। 29 जून को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजधानी जयपुर के नजदीक कुकस में 4 वाटर कंसेप्ट पर एक वर्कशॉप की। इस दौरान जल संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञ टी हनुमंता राव ने 4 वाटर कंसेप्ट पर प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें बताया गया कि 4 तरह के पानी, जिसमें बारिश, जमीन, नदी, तालाब के साथ ही बाकी संसाधनों से पानी मिलता है। वर्कशॉप के दौरान आए दिन आने वाली पानी की परेशानियों से निपटने की भी बात कही। This trench is intended for preventing the roots of the tree from competing with the crop, because the roots will travel horizontally otherwise and they will compete with the crop. ये तो साफ है कि पानी को बचाने की आज भी 10 गुना संभावनाएं हैं, बस भूजल को सही फॉर्मूले से रिचार्ज कराया जाए। This is actually a starting point. We are actually giving a high-level view, high-level ideas to all the senior officers of the state government. This process is going to continue. We'll actually go to the fields where we are starting the pilot projects. Then
At the pilot project sites, we are actually going to train the watershed teams in the state government, and also the farmers and the people there living there. So it will be a continuous process. वर्कशॉप के बाद मुख्यमंत्री ने वाटर शेड पर फील्ड प्रेजेंटेशन देखा। जल विशेषज्ञ टी हनुमंता राव ने फील्ड प्रेजेंटेशन के जरिए 4 वाटर कंसेप्ट के बारे में बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गद्दी संभालने के बाद पानी की परेशानी को हाथों हाथ लिया। यही वजह है कि प्राथमिकताओं में शामिल इस मुद्दे को लेकर सीएम ने न सिर्फ वर्कशॉप की बल्कि अधिकारियों को अहम सुझाव भी दिए। जरा देखिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मानना है कि प्रदेश के विकास के लिए जल स्रोतों को जोड़ने का काम बेहद जरूरी है। सरकार ने प्रदेश के नदी नालों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में ली, जिसे आगामी 5 साल में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत 2 पायलट प्रोजेक्ट माही बेसिन की बुनंदी और चंबल बेसिन की आहू नदी पर शुरू किए गए। वाटर मैनेजमेंट की स्कीम में किसानों और आम जन की उचित भागीदारी होगी और पानी का मालिकाना हक भी उन्हीं के पास होगा। यही है हैंड डाउन वाटर। इनका कहना ये है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, आपका ट्यूबवेल कितना गहरा होगा? 500 फीट ना, इसीलिए ये खड़ा है। उनका ये कहना है कि जब हम ये काम खत्म कर लेंगे तो पानी आपका जो नीचे का लेवल है वो ऊपर उठेगा। जब आपका लेवल खाली 2 या 3 मीटर, कितना हुआ 2 या 3 मीटर, कितने 10 फीट, तो 10 फीट पे पानी जब आ जाएगा ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका खारा पानी इसलिए है कि बिल्कुल नीचे है, आप नीचे से निकाल रहे हो ऊपर उसके। जब ये ऊपर 10 फुट पे आ जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम इस चीज़ को आप कर रहे हैं। बहुत खारा है, पी नहीं पाते, इसलिए कड़वा है कि आप 500 फीट नीचे हो। वो 500 फीट नहीं, हम आपको 10 फीट पे ला देंगे। अगर ये 10 फीट पे ला जाता है तो फिर हमारा रोड भी नहीं है, बहुत परेशानी। अपन ये काम पूरे पानी को पानी का काम हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके लिए चलो राजे ने कलेक्टर्स को टंकियों की नियमित सफाई, पेयजल के नमूने लेने, खराब हैंडपंप जल्द सुधारने, क्लोरीनेशन करवाने और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को तुरंत दुरुस्त करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है तो उसकी नियमित निगरानी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो पानी के संरक्षण को लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है, लेकिन हालत अभी भी काबू से बाहर है और इसकी वजह से कहीं पर जूतम पचार हो रही है तो कहीं पर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इन खबर पर भी बात करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की खबर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी का संरक्षण किया जाए, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें बयां करती है कि कई जगह हालात बेकाबू हो चुके हैं। सीकर के रिंगस की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि यहां लोगों ने हाथों में चंपलें उठा ली और जलदाय विभाग का घेराव कर वहां के कर्मचारियों के साथ लात घूसे शुरू कर दिए। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है और कारण है कि इनके घर मटके खाली पड़े हैं। इन्हीं को फोड़कर यहां पहले प्रदर्शन किया गया, फिर गुस्सा फूटा और चप्पलों से कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। इसका असर भी दिखाई दिखा। हंगामे के बाद अधिकारियों ने ट्यूबवेल्स को 2 दिन में ठीक करवाने और 15 दिनों में पानी के टैंकरों से सप्लाई करने का आश्वासन दे दिया। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अब आपको धौलपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जो चंबल के किनारे बसा हुआ शहर है, लेकिन खुद ही प्यासा है। इन दिनों शहर के कई भाग पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए खाली बर्तन लेकर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। सारे बर्तन
खाली हैं और पानी की समस्या ये तब है जब चंबल किनारे बसा हुआ एक गांव है, ये शहर है, लेकिन फिर भी यहां पर पानी की समस्या है और इनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा पानी की जद्दोजहद में ही खत्म हो जाता है। ये तस्वीरें धौलपुर की हैं और गर्मी के इस मौसम में घरों में पानी ना होना, यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी बर्तन लेकर नलकूप के सहारे खड़े हैं। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर कुआं है। मेरे पीछे एक बाट है, बाट नंबर 18। 5 किलोमीटर कुएं पर पानी भरने जाती हैं ये औरतें। नल नहीं आते, 2-2 3-3 दिन तक परेशानी रहती है पानी की। पानी नहीं आता है, कैचू पे आते, लड़ाई हो जाती है बच्चों से, किसी के सिर मार देते, कोई सिर फोड़ देता। तो जब पानी ना हो तो लोग गंदा पानी लेने को भी मजबूर है और कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको कारोबार में तब्दील कर देते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया बारां में देखने को मिला, जहां पर गंदा पानी कैंपरों में भरकर सप्लाई किया जा रहा है। जरा देखिए। गर्मी के मौसम में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कैंपरों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन शहर में कई सप्लायर्स ऐसे हैं जो नाले और गंदे तलाइयों के पास कराई गई बोरिंग का पानी बिना किसी के डर के धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये लोग पानी बेचकर लाखों कमा रहे हैं, लेकिन लोगों की सेहत को ताक पर रखकर ऐसे लोगों के कारोबार की कोई भी निगरानी नहीं कर रहा। ये दूषित कारोबार इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि जलदाय विभाग की तरफ से शहर में सिर्फ 85 लाख लीटर पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कि बेहद कम है। लोग साफ और दूषित पानी में आसानी से अंतर भी नहीं कर पाते। लोग ठगे जा रहे हैं, सेहत खतरे में है, लेकिन चांदी काटने वालों को किसी का डर नहीं, और होगा भी क्यों जब कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार लोगों को ही जनता की सेहत की फिक्र नहीं है। बारां से फर्स्ट इंडिया के लिए हंसपाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गांवों के विकास के लिए इस्तेमाल होने वाले उस बजट की जो कभी पूरा इस्तेमाल हुआ ही नहीं, या यूं कहें कि प्रदेश की हालत तो यह है कि 33 जिलों में से 15 ऐसे हैं जहां 50% भी बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी बजट बेकार गया। जरा देखिए। तो प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग बीते वित्तीय वर्ष में अपने कुल बजट को खर्च नहीं कर पाए। आलम यह रहा कि 33 में से 15 जिले तय बजट का 50% भी खर्च नहीं कर पाए। जिस तरीके की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन इसका विकास कार्यों पर कितना असर पड़ा, जरा देखिए। यूं तो सरकारी योजनाओं में बजट पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन प्रदेश का ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इसमें इतना पिछड़ गया, या फिर ये कहें कि प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाएं मूर्त रूप देने में अधिकारियों ने फुर्ती नहीं दिखाई। यही कारण है कि पंचायती राज विभाग साल 2013-14 में उपलब्ध बजट का महज 54% ही विकास योजनाओं में खर्च कर पाया। बावजूद इसके विभाग के मुखिया केवल इसलिए खुश हैं कि खर्चे का ये फीसदी साल 2012-13 से 27% ज्यादा है। जो पुराना बैलेंस था वो तो कई बार पड़ा ही रह जाता है। जो नया हमको अलॉटमेंट होता है वो 12-13 में उसका भी 50% भी खर्च नहीं कर पाए। हजारों काम पेंडिंग पड़ रहे हैं, है ना। किसी ज़िले में 8000 काम पेंडिंग चल रहे हैं 4-4 साल से, 3-3 साल से। किसी में जो है वो 2 साल से पेंडिंग काम प्रोग्रेस चल रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं। तो उस सब की मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई आखिर क्या कारण है। हालात इतने खराब है कि 15 जिलों में बजट का 50% भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन विभाग के मुखिया यानी मंत्री जी के गृह जिला उदयपुर खर्चे में अव्वल रहा। बात करें नरेगा की तो निश्चित ही साल 2012-13 की तुलना में 6 लाख ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन 92 पंचायतें ऐसी रही जिसमें एक भी व्यक्ति को नरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। अब उनको आइडेंटिफाई किया है और सीओ को बताया भी कि देखिए आपकी इस ज़िले में इतनी पंचायतें, उसमें से 92 पंचायतें तो ऐसी है जिसमें आपने एक मैंडे भी काम का नहीं तैयार किया, जबकि आपके पास वहाँ 2-2 व्यक्ति रोजगार सहायक भी वहाँ हैं, आपका सचिव भी वहाँ है।
तो आप उनको आइडेंटिफाई करो, आखिर वर्ष पर बैठ कर के उन्होंने किस बात की तनख्वाह ली। ऐसा नहीं है कि स्थिति से सरकार और विभाग के मुखिया अनजान थे, लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ मंत्री जी का रुख नरम रहा। यदि कुछ सख्ती होती तो शायद मौजूदा आंकड़े थोड़े जुदा होते और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता भी फील गुड करती। जसराज बुरांडा के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, जानना चाहेंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही गांव के विकास की बात करती है, लेकिन विकास का जो पैसा है उसे खर्च नहीं करती। फिर भला विकास कैसे हो? बिल्कुल सही कहा विजेंद्र आपने। आज जो आंकड़े सामने आए हैं समीक्षा बैठक के दौरान, वो तो इसी ओर इशारा करता है। खास बात यह भी है कि वसुंधरा सरकार को आया भी ज़्यादा समय नहीं हुआ और जब मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे ने शपथ ली थी उसके बाद ही विभागवार समीक्षा भी की गई थी और एक 60 दिन की कार्य योजना भी बनाई गई थी। तो इस बात की सच्चाई इससे भी पता चलती है कि जब विभाग का जो बजट था उसका 50% भी खर्च नहीं हुआ, तो वो 60 दिन की जो कार्य योजना थी जिसमें कई बातें शामिल की गई थी पंचायती राज और ग्रामीण विकास को लेकर, वो कहाँ तक पूरी होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण के क्षेत्र में विकास की बात की जा रही थी, जो विकास की योजनाएं थी, वो धरातल पर आई तो सही लेकिन तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। और यही वजह है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा आज भी खर्च नहीं हो पाए। लेकिन पीयूष, मंथन किया गया, बैठक की गई, लेकिन अब भी तस्वीर साफ नहीं है कि अगले साल पूरा 100% बजट खर्च होगा, क्योंकि खुद गुलाबचंद कटारिया जी कहते हैं कि 80% लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र आपने, क्योंकि ये जो मीटिंग आज हुई थी फरवरी में 3 महीने पहले 4 महीने पहले इस तरह की मीटिंग रखी गई थी। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्री ने खुद मीटिंग ली थी और समीक्षा करी थी। तब भी कुछ आंकड़े ऐसे ही चौंकाने वाले आए थे, लेकिन उस समय जो वित्तीय वर्ष था उसकी समाप्ति में 1 महीने का समय बाकी था। अधिकारियों को पाबंद भी किया गया था, बावजूद इसके कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं 50% भी खर्च नहीं कर पाई। हालांकि अब आगामी लक्ष्य जो होना चाहिए था वो 100% होना चाहिए था। किसी भी मंत्री का ये बयान होता है कि हम 100% जो लक्ष्य है विकास के लिए जो हम फंड हमने लगाया है उसको पूरा खर्च करेंगे। लेकिन एक बार फिर से गुलाबचंद कटारिया जी ने कहा है कि वो महज 80% ही खर्च करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को सुनाते हैं किस तरीके से गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अगले साल 80% के करीब का लक्ष्य रखा गया है। जरा सुनिए। अभी देखो, क्योंकि अभी हम तर्पण पे हैं, एकदम हम 100% कवर कर लें ऐसी बात भी नहीं कहें जो उसकी पूर्ति करना शायद हमारे लिए संभव नहीं हो। क्योंकि अब तक मैं सोचता हूँ कि ये जो परसेंटेज यहाँ तक आया है ये भी शायद सबसे हाईएस्ट होगा अब तक का खर्चा जितना होगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रदेश का कौन सा जिला बजट खर्च करने में फीसदी साबित हुआ। जरा देखिए। करौली 34%, पाली 34%, सीकर 37%, प्रतापगढ़ में 38% के करीब बजट खर्च किया गया गांव के विकास के लिए। धौलपुर में लगभग 39%, गंगानगर में 39%, राजसमंद में 39% और जालोर में 40% के करीब खर्च किया गया। टोंक में 43%, जोधपुर में 47%, झालावाड़ में 47% और झुंझुनू में 47% खर्च किया गया। भरतपुर में 47, चूरू में 47, सिरोही में 48% खर्च किया गया। तो वहीं उदयपुर एक ऐसा जिला था जहां पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया, वहां पर लगभग 75% के करीब खर्च किया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव का विकास भला कैसे होगा। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।